आप सभी का इस वीडियो क्लासेज में फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सेशन में अध्ययन करने वाले हैं 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का है ये वन और वन प्राणी संसाधन। वन और वन प्राणी संसाधन का ये हम लोग 5वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले का हम लोग वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा लास्ट होगा। इसी वीडियो सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा वन और वन प्राणी संसाधन चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 5, जंतु यानी फौना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता। तो ये कभी कभी पूछता है जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। इसे कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है, जिसका निम्नलिखित वर्गों में रखा गया। इसको क्या कहा, निम्नलिखित वर्गों में रखा गया। तो ये प्रजाति का विवरण इस प्रकार से दिया गया, किसके द्वारा, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI द्वारा। तो ये जो प्रजातियों का विवरण है ये हमको याद नहीं करना है, कि इसमें कितना है, कौन क्या है, सिर्फ इस प्रकार से याद रखना है जो इतनी सभी प्रजातियों में किसी ने बताया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया, और इससे ज़्यादा इसके कुछ खास उपयोगिता नहीं। इसके बारे में हम लोग 9th के कुछ बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, और आगे चलकर बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिले 11th-12th में, तो वहाँ इसके बारे में सब डिटेल पढ़ना। यहाँ इस ज्योग्राफी में पढ़ते हुए इसको किसी प्रकार से याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। इनमें से कई लुप्त के कगार और कई लुप्त होने के कगार पे, यानी इनसे जो है उनकी संख्या कुछ ऐसे हैं जिनकी संख्या क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए नवासी उद्यान, यानी जो लुप्त होने के कगार पे है, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, यानी कई प्रयास किए उनको उनकी संख्या बचाए रखने के लिए। इनके लिए नवासी उद्यान, 400 वन प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 156 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। जैव विविधता एवं उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व यह जान ले कि जैविक विविधता क्या है, यानी जैव विविधता क्या है। यानी जैव विविधता, ये जो हम लोग पीछे देखे, ये सभी क्या है, जैव विविधता के उदाहरण है। इन सभी प्राणी के जीव, यानी इन अलग अलग प्रजाति के जीव इतनी संख्या में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। तो यही जीवों में पाए जाने वाले विविधता यानी अंतर को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। देखिए तो वही कह रहा है। अब देखिए जैव विविधता होता क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया होगा। वहाँ एक और धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे देखा होगा, तो दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष इसी वनों में उछलते कूदते बंदरों का आवास है। तो कहीं कहीं गेंडा और मगर को देखकर आनंदित होते होंगे। मगरमच्छ का छोटी बड़ी सुंदर पक्षियाँ की चहचहाट सुनकर भाव विभोर होते होंगे। तो कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ता होगा। वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक स्थान पर इन सभी अलग अलग प्रजातियों के जीव वहाँ मौजूद है। यानी उस स्थान संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व है, यानी वहाँ अलग अलग इतने प्रकार की प्रजातियाँ क्या होती है, पाई जाती है, और अलग अलग की प्रजातियाँ ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। पृथ्वी भी क्या है, जैव विविधता का बहुत बड़ा भंडार है। हमारे जीव मंडल का यानी जैव विविधता का भंडार पृथ्वी है, यानी इसमें सभी प्रकार के प्रजाति पाई जाती है। विगत 250 वर्षों में
से जीव वैज्ञानिक जीवों एवं उत्पादों की पहचान एवं नामों का पता लगाने का प्रयास करें। पिछले 250 वर्षों से जीव वैज्ञानिक जीवों के और पादपों की पहचान और उसके नामों का लगातार पता लगाने का प्रयास करें। यानी हमारे वैज्ञानिक ने तो कई हजार वर्ष पूर्व से ही जंतु और पेड़ पौधे पर शोध करके उनकी सूची तैयार कर नाम एवं प्रजातियों की खोज की है। यानी बहुत हजार वर्ष पहले से ही प्रजातियों की खोज और उनके नाम और सूची तैयार करने प्रयास करें। अब करा इसमें सबसे पहला प्रयास प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में। तो ये क्वेश्चन पूछता है हर बार, जे चरक संहिता के जनक कौन थे, यानी चरक संहिता किसने लिखी? चरक। तो ये कभी कभी अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आगे कहीं पूछ सकते हैं। चरक संहिता किस वर्ष लिखा गया? यानी प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया था। सबसे पहले अलग अलग जैव विविधता का उल्लेख किसने की थी? यही चरक ने अपनी चरक संहिता में। कब? प्रथम शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनाइस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधे तथा 4200 प्रकार के पौधों की पहचान की थी। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है। इनमें से 10 लाख से अधिक पशु तथा 7 लाख पौधे की प्रजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुल प्रजातियों में से आधा से अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जबकि वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% यानी 7 लाख प्रजातियां हैं। अनुमान के अनुसार 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुल प्रजातियों में से आधा से अधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का कितना प्रतिशत है? मात्र 8% पर। मात्र 8% पे जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन फैला हुआ है, इसमें विश्व के आधा से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमारे देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधताओं वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां का 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की प्रजातियों में से 60,000 जातियां भारत में है। 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत 1693 प्रजातियां है। जैव विविधता का क्या है? हमारे यहाँ भंडार है भारत में। विश्व की 8000 पक्षियों की जातियों में से 1200 भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। भारत एक महत्वपूर्ण बेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप जातियां, कृषि में जो काम आता है उसे कृषि पादप जातियां हैं। चावल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ है। यानी इन सभी फसलों का उद्भव कहाँ पर हुआ है? तो भारत में। इन्हीं सभी से क्या कहते हैं? सब देशी फसलें कहते हैं। तो यही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछ लेगा जो नींबू की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, भारत में किसी और देश में? तो भारत में केला, बाजरा, ज्वार, जूट, आम, गन्ना, ये सब कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी? ये सब भारत का ही फसल है, यानी भारत में सब का उद्भव हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में सब अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। यानी जैव विविधता के बारे में अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते जो संसार में है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी तक कुछ नहीं जानते। यानी कुछ ऐसे जीव है जिसके बारे में मुझे हम लोगों को क्या है अभी पता नहीं है, वही कह रहा है यहाँ पे। इस भूमंडल पर पेड़ पौधों एवं जीव जंतु की प्रजातियाँ, उपजातियाँ संख्या से कहीं
अधिक होने की संभावना, यानी जितनी संख्या हम लोग जानते हैं उससे कहीं अधिक होने की संभावना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 10,000 मोटे तौर पर नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है, यानी प्रत्येक वर्ष 10,000 नए नए प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, हमारा देश जैव विविधता में समृद्ध देश है। सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश, जैव विविधता वाला क्षेत्र यानी हमारे देश में पश्चिमी घाट है और उत्तर पूर्वी भारत। इसमें क्रमशः भारत का 4% और 5.2 भौगोलिक क्षेत्रफल है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है, इन सभी क्षेत्रों को। इसमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह होते हैं। चुप। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। यही याद रखना, जब भारत में 33% पुष्पीय पौधे किसके हैं? भारतीय मूल के, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? भारत में हुई है। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली, 60% एम्फेबियंस, 30% रेंगने वाले प्रजातियाँ और 10% स्तनपायी प्रजातियाँ भारतीय मूल के हैं। यानी इन सभी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट और उत्तर पश्चिमी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ एम्फीबिया पश्चिमी घाट में भारतीय मूल के हैं, यानी पश्चिमी घाट में किस में है? भारतीय मूल के है। यूनेस्को के सहयोग से 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। यह अगले पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित किया गया। उसके पहले हम लोग इसे देखते हैं बॉक्स को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही पता नहीं, यानी कितने प्रकार के प्रजाति हमारे पृथ्वी पर मौजूद होते हैं, इसकी जानकारी अभी पूर्ण रूप से हम लोग को नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 4 से 100 मिलियन तक पहुंच सकती है, यानी इसके बारे में ठीक पता है नहीं, यानी अभी बहुत सारा भी खोज होना बाकी है। विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवियों की है। इनमें हम खुली आंखों से इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला बॉक्स है, कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं। इनकी सबसे अच्छा उदाहरण चावल है, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्म भारत में पाई जाती है। किसकी? चावल की। अब यह यूनेस्को द्वारा स्थापित संरक्षित साइट 14 है। इसके बाद थोड़ी जानकारी लेंगे। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का नाम नीलगिरी। तो ये कितना स्क्वायर किलोमीटर में है? वर्ग किलोमीटर, ये नहीं ध्यान रखना है। ये है कहाँ पे स्थित? तो इन सभी राज्यों में, बांदीपुर सब राज्यों में, क्षेत्र में, और ये सभी किस्म मुख्य रूप से तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। तो ये नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। अब नंदा देवी तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालय। मानस ये हो जाएगा आपका असम। सुंदरबन ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। सिमलीपाल उड़ीसा। डिब्रू साइखोवा असम। देवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये आपका हो जाएगा सिक्किम में, उत्तर पश्चिम के सिक्किम में। अब पंचमढ़ी ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगस्त मलाई ये आपका केरल में हो जाएगा। और अचान कमार या अमरकंटक ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में। राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष या अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधीय, भोज्य, दवाइयाँ,
रेशो रबर लकड़ियाँ का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पादन तैयार करने के लिए उद्योग में प्रयोग होता है। हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करता है। जैव विविधता के मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। करा फर्स्ट, आधुनिक कृषि तीन प्रकार से जैव विविधता का प्रयोग करता है। यानी वर्तमान में कृषि जो है वो तीन प्रकार से जैव विविधता का प्रयोग करता है। नवीन फसलों के साधन के रूप में, अगर जैव विविधता नहीं होता, अलग अलग प्रकार के फसल नहीं होता, तो क्या हमें कृषि को अलग अलग प्रकार के फसल मिलता है? एक ही प्रकार की कृषि करना पड़ता। तो वही कह रहा है जैव विविधता से ही हमको, यानी हमारे कृषि को अलग अलग फसल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। दूसरा, अच्छे नस्ल के लिए सामग्री के रूप में। तो अच्छे नस्ल के सामग्री के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? जैव विविधता का प्रयोग करते हैं। अन्य जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। अब देखिए, मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होते हैं। कई हजार प्रजातियां खाद्य योग्य पौधे ही है, किंतु लगभग 85% संसार का भोजन 20 से कम पौधे की प्रजातियों से खेती द्वारा उत्पन्न होती है। यानी हमारे यहाँ कई हजार प्रजातियाँ खाद्य योग्य है, लेकिन हम लोग जितना खाद्यान्न का उपयोग करते हैं, यानी खाद्यान्न जो हमारे पास उपलब्ध होता है, खाने योग्य होता है, वो मात्र 20 से कम पौधे से पाई जाती है। शेष 15% पशुओं से उत्पन्न होता है। नई प्रजातियाँ पौधे एवं जंतुओं की खोज बढ़ती जनसंख्या के भोजन के लिए सहयोग होगा। यानी अलग अलग प्रजातियों की खोज की जाएगी, जिससे उत्पादक हमको अधिक मिल सके। तो आने वाले समय में जो संख्या बढ़ रहा है, तो उससे उन सभी को भोजन सुलभ कराने में क्या सुविधा मिलेगी। विकसित पौधे एवं घरेलू जानवरों के कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारी विकसित प्रकार की फसलों और अन्य उपयोगी पौधे प्रजनन क्रिया के द्वारा विकसित किए गए हैं। जंगली प्रजातियों का आनुवंशिकी यानी जीन्स का उपयोग नए गुणों के लिए होता है। ऐसे रोग रोधी अथवा विकसित घरेलू प्रजातियों की उपज के लिए है। उदाहरण के लिए एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजातियां और जिया निवारा से किया जाता है। अब करें जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों को पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है, और इसे पापुहर सेनिफेरम, थोड़ा सा नाम कठिन है, अजीब है, उसी प्रकार से देखेंगे, से प्राप्त किया जाता है। न्यूकाइन मलेरिया के लिए उपयोग। तो ये सब क्या है? जैव विविधता। यानी अलग अलग जैव विविधता से, यानी अलग अलग प्रजाति से हमको ये सब प्राप्त हो रहा है। यानी अलग अलग प्रजाति कहने क्या अर्थ है? जैव विविधता। अगर हमारे पास जैव विविधता इन्हीं अलग अलग प्रजाति नहीं होती, तो हमें सब प्राप्त होता नहीं प्राप्त होता। तो ये हमारा जो हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता है, ये हमारे लिए क्या हो गया? उपयोगी साबित हो गया। मलेरिया के लिए उपयोगी है। अब कह रहा है यह चिनचोना लेड जेनेरियाना से प्राप्त होता है। टेक्सोल कैंसर रोधी औषधि है, जो एक प्रकार का सदाबहार वृक्षों के छाल टेक्सस वेटकेटा एवं टी ब्राहीफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधों से प्राप्त होता है। लगभग 25% भेषज दवाइयाँ केवल 120 प्रजातियों से तैयार होता है। ये सब क्या है? अलग अलग प्रजाति है। यानी जैव विविधता से हमको प्राप्त होने वाला लाभ। और अगर ये जैव विविधता हमारे पृथ्वी हमारे आसपास नहीं होता, तो क्या इन सभी दवाइयों के हमें प्राप्त होते नहीं प्राप्त होते? तो हमारे लिए ये जो जैव विविधता है, क्या है? लाभकारी है। क्या आप दिसंबर 1987 की एक सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जैव विविधता का ही एक उदाहरण है। अब देखिए एक प्रकार ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक संस्थान की एक टीम केरल में पश्चिमी घाट के जैविकीय अभियान पर थी। इस टीम की
कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में साथ लिया। यानी इस टीम ने कानी आदिवासी सदस्यों को मार्गदर्शन रास्ता दिखाने के लिए साथ में लिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह लोग एक फल खा रहे थे जिसे उन्हें दुर्लभ मार्ग चलने के बावजूद काफ़ी ऊर्जावान बना दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसका भोग किया तो उन्हें भी आश्चर्य अचानक ऊर्जा एवं शक्ति की अनुभूति हुई। वैज्ञानिकों में इस फल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और मार्गदर्शक से जानकारी चाही, किंतु ये इनकार करते रहे। इन्हें वह केवल पावन और रहस्यमय फल बताते रहे और यह भी कहा कि यह फल हम लोगों के लिए, बाह्य लोगों के लिए नहीं है। जब काफ़ी आग्रह किया गया तो मार्गदर्शक ने इन पौधों को दिखाया जो इनके फल का साधन था और इनका नाम आरोग्यपाचा बताया। जब वैज्ञानिकों ने इनकी जानकारी प्राप्त की तो इस पर शोध किया गया तो पाया गया कि यह तनाव रोधक यानी स्ट्रेस को कम करने वाला और इसमें अन्य लाभकारी एवं गुणकारी सक्रिय तत्व है। आरोग्यपाचा और अन्य 3 औषधीय पौधों का मिश्रण से एक औषधीय तैयार किया गया और उसका नाम जीवानी दिया गया। TBGRI ने इसे बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी और आर्या वैद फार्मेसी को दिया। इसके लिए 10 लाख रुपए पंजीयन शुल्क लिया गया और 2% रॉयल्टी तय की गई। इस प्रकार कानी समुदाय ने इसे आधी रॉयल्टी प्राप्त कर अपने समुदाय के कल्याण हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया है। देखा आपने एक पौधे के कितना कमाल है। हमारे आसपास में जितना भी जैव विविधता है, इन सभी जैव विविधता का क्या होगा, हमें लाभ मिलता है। अगर जैव विविधता हमारे पास नहीं होता तो क्या इन सभी का लाभ हमें प्राप्त होता? ठीक नहीं प्राप्त होता। अब देख रहा है एक पीपल या बरगद के वृक्ष के पास अपने साथियों के साथ जाइए और बैठकर उसके गुण, लाभ एवं उपयोगिता पर विचार कीजिए। एक पीपल, एक बरगद, तो अलग अलग प्रजाति, अलग अलग पेड़ है। तो जैव विविधता के उदाहरण वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण संबंधी विषय पर विद्यालय एवं एक संगोष्ठी का आयोजन कीजिए। अपने आसपास लगे शीशम के वृक्ष के आर्थिक लाभ एवं औषधीय गुण के संबंध में लोगों को जागृत करें और यह भी बताएं कि इसके बुरादे, चूर्ण एवं पत्तियों किन किन रोगों के लिए उपयोगी है। अब देखिए एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स। इस बॉक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाई पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। आयुर्वेद के जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिजों का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीनतम पद्धति में से एक है। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हम लोग ये हमारे ये वीडियो चैप्टर क्या है ख़त्म हो रहा है और आगे हम लोग इस चैप्टर क्या करेंगे, MCQ यानी बुक में जितना दिया हुआ है, बुक कितने 15 MCQ वो भी करेंगे और उसके साथ इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी MCQ है उस सभी MCQ को हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग।